सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में संस्कृत की 10वीं कक्षा का अभ्यास पत्र का हमने यहाँ पर पुनः अभ्यास किया था, जिसकी केवल हमने 5 क्वेश्चन पिछली वीडियो में किए थे। आज आपके सामने दूसरी वीडियो लेके आए हैं। आप सबका पुनः स्वागत है। इसमें हम सेकेंड क्वेश्चन से शुरू करेंगे। जो पिछले 5 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किए थे, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, आपने निश्चय उसका अभ्यास किया होगा। 6 क्वेश्चन जो आपका है वो है पाठ आधारित, जो कि गद्यांश है। इसमें अधा प्रदत्तम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतेन पूर्ण वाक्येन लिखित। इसमें है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नानां उत्तराणि, प्रश्नों के उत्तर संस्कृत पूर्ण वाक्य लिखित, संस्कृत में पूर्ण वाक्य में इनके उत्तर लिखने हैं। हम अच्छे से इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे कि पाठ का एक अहम सा है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते तदेव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं भिन्नम्। कि एक शेर सुखेन विश्राम कर रहा था, तदेव तभी एकः वानरः एक बंदर आगत्य आकर के तस्य पुच्छं उसकी पूंछ हिलोते खींचता है। क्रुद्धः सिंहः तम प्रहर्तुम् इच्छति परम वानरस्तु क्रोधित्वा वृक्षम आरूढ़ः। अर्थात क्रुद्धः सिंह बहुत क्रोधित हुआ से तम प्रहर्तुम् इच्छति उसको पकड़ना चाहता है, परंतु वानरस्तु बंदर तो वृक्षम कूदित्वा वृक्षम आरूढ़ः कूद करके पेड़ पर आरूढ़ः चढ़ गए। तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्ष उपरि आरोहण। अर्थात तदेव तभी अन्यस्मात् वृक्षात् दूसरे वृक्ष से अपरः वानरः दूसरा बंदर सिंहस्य कर्णम आकृष्य शेर के कान को आकृष्य खींच करके पुनः वृक्ष उपरि आरोहण फिर से पेड़ पर चढ़ जाता है। आरोती चढ़ जाता है। अब जो इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं 4, तो उसकी आपको केवल 3 के उत्तर देने हैं। सर आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, केवल प्रश्न त्रयम, और 3 के ही आपको अंक मिलने हैं। तो यहाँ पर आपको जो सही से आते हैं बच्चों, वो आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं इस अनुच्छेद को पढ़कर अच्छे से। तो अगर इस बच्चे ने इस अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ लिया तो निश्चय इसके उत्तर वो प्रॉपर निकाल पाए। पहला प्रश्न है सिंहस्य पुच्छं कः धिरोति। अब प्रश्न ये बनता है, कहा कौन खींचता है, शेर की पूंछ को कौन खींचता है। स्पष्ट दिख रहा है, केवल एक शब्द में उत्तर देना है। तो यहाँ स्पष्ट दे रहा है कि एकः वानरः, केवल आप ये लिख सकते हैं कि एकः वानरः सिंहस्य पुच्छं एकः वानरः धिरोति, एक बंदर खींच रहा। दूसरा प्रश्न है वृक्षम कः आरूढ़ः, पेड़ पर कहा मैंने कौन आरूढ़ चढ़ गया, पेड़ पर कौन चढ़ गया। अब पेड़ पर कौन चढ़ा, वानरः। यहां पर भी कह के स्थान पे क्या जाएगा, वानरः। तो वृक्षम वानरः आरूढ़ः पेड़ पर चढ़ गया। तीसरा प्रश्न है अपरः वानरः सिंहस्य किम आकृष्य, कि दूसरा बंदर शेर का क्या खींचता है। अब प्रश्न यहाँ ये है किम, प्रश्न किया गया है क्या खींचता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि आपको एक शब्द में उत्तर देना है या पूर्ण वाक्य में देना है। तो आपको इसमें पजल नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। आपको लगे कि यहाँ किम का उत्तर केवल स्पष्ट दे रखा है कर्णम, कान को खींच करके, तो केवल आपको किम के स्थान पर केवल यहाँ पर कर्णम लिखना है। और ऐसे पूरा आप उत्तर रख सकते हो, परंतु किम के स्थान पर केवल कर्णम लिख दिया तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो गया। चौथा, हालांकि आपकी जरूरत नहीं है, फिर भी आप इसको समझेंगे। वृक्षस्य उपरि अस्य संधि विच्छेदः कः। तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रही है वृक्षस्य उपरि, शब्द 2 है, संधि का अर्थ ये होता है 2 शब्दों का भेद। तो यहाँ पर संधि है वृक्षस्य प्लस उपरि, वृक्षस्य जमा उपरि, जो कि ये आपका जो कि यह स्वसंधि का एग्जाम्पल है। ये इसमें
अलग से 5 अलग अलग विभाग है उसके, तो उसी का एक अंग है वृक्षस्य जमा उपरी। उसको आप लिख सकते हैं यहां पर ऐसे, वृक्षस्य जमा उपरी। तो ये आपकी संधि बन जाएगी। तो यहाँ पर ए और उ दोनों मिलकर के ओ बन गया। इस प्रकार सूर्य प्लस उदय बनता है सूर्य उदय, सूर्योदय बन जाएगा। तो अगला प्रश्न आपका है 7वां प्रश्न। ये श्लोक है सेम बिल्कुल जो आपका गद्यांश दिया गया था उसी प्रकार ये एक पद्यांश दिया है। पद्यांश को ही श्लोक बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर वहां पर गद्यांश था 5 का, ये आ गया पद्यांश। तो श्लोक को पढ़ करके अच्छे से पढ़ेंगे, उसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं। जिस प्रकार गद्यांश में दिए गए थे, जिस प्रकार अपठित गद्यांश जो पहला प्रश्न आया था आपके पहले वीडियो में, उसी प्रकार से ये पद्यांश है। पद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो इसमें है अमंत्राक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम औषधम, अयोग्य पुरुष नास्ति, योजकस् तत्र दुर्लभः। अर्थात कहता है अमंत्र अक्षर नास्ति, कोई भी अक्षर जो है अर्थ विहीन नहीं है, हर अक्षर का अर्थ होता है। उसी प्रकार नास्ति मूलम औषधम, अर्थात कोई भी मूल अर्थात जड़ जो है बिना औषधि वाली नहीं है, अर्थात हर जड़ जो है वो औषधि से युक्त है। तीसरा है अयोग्य पुरुष है नास्ति, और कोई भी व्यक्ति होता है वो अयोग्य नहीं होता, अर्थात सब में अपनी अपनी योग्यताएं हैं। किसी में कैसी योग्यता होती है, किसी में कैसी योग्यता होती है। योजकस् तत्र दुर्लभ है, परंतु उन योग्यताओं को जानने वाला, उनको जोड़ने वाला तत्र दुर्लभ है, वह व्यक्ति कठिनाई से मिलता है। जो इन सबको पहचान पाए, अच्छे बुरे का भेदभाव कर पाए कि सामने वाला व्यक्ति उसमें कितना ज्ञान है कितना नहीं है, उसको जानने वाला सामने वाला व्यक्ति अच्छा होगा तो निश्चय वो पहचान लेगा। तो आपके सामने 3 प्रश्न दिए गए हैं, इसको आपने पढ़ लिया अच्छे से, पाठ से ये लिया गया है पुस्तक से। तो पहला प्रश्न जो है अमंत्रम किम नास्ति, अमंत्रम किम नास्ति, अर्थात यहाँ पर किम अर्थात क्या नहीं है, जो अर्थ विहीन क्या है, अर्थात यहाँ पर अक्षरम, इसके लिए मिला रखा अमंत्रम अक्षरम नास्ति, यहाँ अक्षरम आ जाए। दूसरा है अनौषधम किम नास्ति, अनौषधम औषधि रहित क्या नहीं है, अर्थात यहां पर दूसरी पंक्ति में रखा है मूलम, तो किम के स्थान पे क्या आ जाएगा, मूलम। कीदृशः पुरुषः नास्ति, तो कैसा पुरुष नहीं है, अर्थात यहां पर दे रखा है अयोग्य, तो क्या कीदृशः, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पे क्या जाएगा, अयोग्य। इस तरह आप 3 प्रश्न दे रखे हैं, करने 2 ही है, 2 नंबर के आपके ये प्रश्न है। तो अगला जो आपका प्रश्न है वो 8वां नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 6ठी कक्षा से लगभग प्रारंभ हो जाता है, प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण बच्चों एक अगर शब्द रूप अगर हम ढंग से कर लें, अभी भी समय है आपके पास, आप किम का शब्द रूप कर लें तीनों लिंगों में। किम का अर्थात कह का पुल्लिंग में, का स्त्रीलिंग में और किम का नपुंसक लिंग में। तो ये तीनों शब्द रूप करने पर आपका प्रश्न निर्माण कभी भी समस्या नहीं आएगी, आप आसानी से आप उसको पूर्ण कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके ऑप्शंस भी दे रखे हैं, 2 में से एक जो उत्तर चुनना है आपको। तो पहला जो आपका है करने हैं 3, क्योंकि 3 यहाँ लिखा हुआ है, 3 अंक के हैं, दे रखे हैं 4, तो आपको कोई 3 अंक से जो बेस्ट लगे, जो आपको आसान लगे, वो आपको करने हैं। तो उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेता प्रसादयति, बगीचे में पक्षियों की जो आवाज है वो चेता मन को प्रसादयति, मतलब पसंद कर रही है, खुश कर रही है। तो पक्षिणाम में स्पष्ट है षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है, तो उसको हम पुल्लिंग में लेंगे तो ये इसका ईशान आ जाएगा। दूसरा है तत्र राज सिंहो नाम राजपुत्र अवस्थि स्म, वहां पर राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। तो राज सिंहो अर्थात की जो ओ लगा है ये विसर्ग ही है, विसर्ग का ही
ऊ बना, ऊ से ओ बना। तो ये इसको देखना नहीं कि ओ है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो पजल नहीं होना आपको, यहाँ विसर्ग समझो इसको आप, तो इसका उत्तर हमें कह लेंगे, क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग का अर्थ पुल्लिंग में लेंगे। तीसरा जो है व्याघ्रम दृष्ट्वा ध्रुता श्रृगाल अवदत्, सियार को देख करके ध्रुतः चालाक श्रृगाल अवदत् बोला। तो क्या बोला, अब यहाँ पर व्याघ्रम, इसका हमें अंडरलाइन कर रखा है तो प्रश्न निर्माण करना है। तो ये पुल्लिंग शब्द है व्याघ्र, उसको हम किसमें लेंगे, पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति एकवचन कम। चौथा जो है सुराधीप ताम अपृच्छन्, सुराधीप सुरों का राजा ताम, इंद्र ने उससे पूछा, किससे पूछा, अब यहाँ पर किसने पूछा तो कहा, क्योंकि स्पष्ट भी है कई जगह, अब विसर्ग यहाँ पर है तो विसर्ग यहाँ पर ले सकते हैं, ये कुछ मिलान भी कर सकते हैं अपने आप, परंतु जिस बच्चे को किम का शब्द रूप याद है तीनों लिंगों में, तो वो बिल्कुल प्रश्न निर्माण अच्छे से कर पाएगा। तो आप किम का रूप प्रश्न निर्माण के लिए कर ले, अभी भी समय है आपके पास। अगला प्रश्न जो है वो है आपका प्रश्न पत्र में लिखे हुए श्लोकों को छोड़ करके, ये बहुत ही अच्छा कई सालों से आ रहा है कि बच्चों को एक श्लोक याद होना चाहिए जो 4 कोड आए हुए हैं, चारों कोड से अलग। हालांकि ये ऐसा कुछ नहीं है कि एक तो प्रश्न पत्र बच्चे के आया है, हो सकता है पड़ोस के बच्चे के वो बी कोड हो सकता है, परंतु निश्चित पता है नकल बिल्कुल नहीं लग रही हरियाणा बोर्ड में, तो आप ये भी ना सोचिए कि हम पड़ोसी का देख लेंगे। तो निश्चय ही आप अपने 3-4 श्लोक करके जाए तो एक श्लोक आपका निश्चय ही याद रहेगा, जो आपके प्रश्न पत्र में भी गए हो उसको छोड़ करके एक श्लोक आपको वहां पर लिखना है, चाहे वो 2 लाइन का हो चाहे 4 पंक्ति का हो। तो आपको उसके 4 नंबर यहाँ पर दे रखे हैं, 4 नंबर मिलेंगे। तो ये आप सभी 4 से 5 लोग याद करें तो निश्चय आपको ये श्लोक वहां पर लिख दें। अगला जो खंड आता है खंड है, चौथा जो खंड है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो व्याकरण का खंड है, क्योंकि हम 6ठी कक्षा से संस्कृत पढ़ते आ रहे हैं और व्याकरण उसका एक अभिन्न अंग होता है। तो बच्चों उसमें आप देखेंगे कि स्वर संधि, पहला भाग जो है स्वर संधि और व्यंजन संधि, अथवा दे रखा बीच में, दोनों में से एक की परिभाषा को हिंदी भाषा में उदाहरण सहित लिखना है। तो वहां पर यहाँ पर स्वर संदेह या व्यंजन संदेह, तो दोनों में से एक आपको पता होना चाहिए कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो यह स्पष्ट है, यदि स्वर से परे यदि स्वर आ जाए, स्वर से परे यदि स्वर आ जाए तो उन दोनों के मेल से जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं स्वर संधि। जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी लिखना हमें, विद्या प्लस आलय, विद्या जमा आलय विद्यालय, तो ये विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी। तो इस तरह से हम 2-3 एग्जाम्पल, हालांकि एक कंपल्सरी लिखना, आप 2-3 लिख सकते हैं अगर आपको ज्ञान है, उस बारे में पता है। उसी प्रकार व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में कहता है कि व्यंजन वर्ण से परे, यदि व्यंजन वर्ण से परे स्वर अथवा व्यंजन वर्ण आ जाए तो उन दोनों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे कहते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है दिक जमा अंबर दिगंबर, दिक जमा अंबर, वाक प्लस ईसह वागीसह। इस तरह से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। तो आप उसमें एक, दोनों में से एक करना है, जो आपका 2 अंक का है। अगर आपने अच्छी कक्षा में पढ़ी होगी आपके अध्यापक के माध्यम से, तो आप निश्चय इसको कर सकते हैं। और ये जो ऐसा संधि का जो चैप्टर है, तो शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, सबके मुख में होती है संधि ऑलवेज, वो हिंदी का भी विषय का भाग होता है, तो इसमें कठिनाई बच्चों को होनी नहीं चाहिए। अगला जो है वो समास है, ख भाव, तत्पुरुष समास अथवा अव्ययी भाव समास की परिभाषा हिंदी में उदाहरण सहित लिखनी है। तो इन दोनों में से एक, तो उसमें आपको क्या लिखना है, तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात जिस समास का उत्तर पद प्रधान होगा वो तत्पुरुष समास कहलाता है।
और उसका जो कि 3-4 भेद है, कर्मधारय भेद है, उसका द्विगु समास है, नए तत्पुरुष है, इस तरह से उसके कई भेद होते हैं। तो उसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं संस्कृत में राज्य पुरुषः, राज्य पुरुषः, अर्थात समस्त पद क्या बनेगा, राजपुरुषः। तो इस तरह से आप तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है, वह कहलाता है अव्ययी भाव समास। इसमें एग्जाम्पल हम लेंगे यथाशक्ति, यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, विग्रह में क्या लिखेंगे, शक्तिम अनतिक्रम्य। हालांकि वहां पर विग्रह करना कोई जरूरी नहीं है, आप एग्जाम्पल में लिख देंगे तो भी आपको नंबर पूर्ण मिल जाएंगे। तीसरा भाग है वो है कारक, गैर भाग में कर्ण कारक अथवा अपादान कारक की जो परिभाषा है हिंदी में लिख करके उसका एग्जाम्पल आपको उदाहरण देना है। तो पहला है कर्ण कारक, कर्ण कारक जिसके माध्यम से कार्य संपन्न होगा, अर्थात वह हाथ से लिखता है, सह हस्तेन लिखति, तो हाथ जो है वो एक प्रकार से उसका साधन है। तो साधन में हमेशा तृतीया लगती है, कर्ण कारक में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो एग्जाम्पल में आप लिख देंगे राम हस्तेन खादति, राम मुखेन वदति। तो ये एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे संस्कृत में। अपादान कारक, जिस समास में जिस कारक के अंदर आपके अलग होने की स्थिति हो, किसी एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है, वहां पर अपादान कारक होता है। जिस प्रकार छात्रः, छात्रः अश्वात् पतति, छात्र घोड़े से गिरता है, तो अश्वात् में पंचमी विभक्ति, जहां अपादान कारक होगा वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस तरह से आपके ये कर्ण कारक और अपादान कारक की जो परिभाषाएं हैं उदाहरण सब। अगला जो प्रश्न है आपका वो है सामान्य शब्द रूप और धातु रूप, जो कि आपने कक्षा में सबने किए हुए हैं। आपको बहुत सारे शब्द रूप करवाए होंगे अध्यापकों ने, और निश्चय ही अध्यापक जो भी आपको शब्द रूप करवाए हैं, धातु रूप करवाए हैं, उसका अभ्यास करते रहे, क्योंकि उसमें आपका एक शब्द पूछा जाएगा। मान लो कोई भी विभक्ति है, इस प्रकार यह पूछी है राम शब्द की तृतीया विभक्ति एक वचन, हालांकि विभक्ति में 3 वचन होते हैं, परंतु केवल यहाँ पर एक वचन पूछा है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो वहां पर केवल एक वचन पूछा है। तो राम की शब्द की तृतीय विभक्ति राम है, आपको केवल इतना ही लिखना है। तो आप जल्दी फटाफट कर लेंगे इसको। अगला है लकार शब्द की चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, कथा अभ्यास। अगला है बालक शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो बालक की सप्तमी विभक्ति बालक की। किम शब्दों की किम पुलिंग शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो प्रथमा विभक्ति कहा, क्या शब्द रूप चलेगा, तो कहा कऊ के आ जाएगा। साधु शब्द की द्वितीय विभक्ति एक वचन साधु, और अस्मत् शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन मया। ये आपका जो आपकी शब्द रूप है धातु रूप, ये आपके अच्छे से गम धातु पर धातु सिलेबस के अंदर दे रखी है, उनको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि इसमें आपके केवल 4 से अंक के शब्द रूप और 4 अंक के धातु रूप है। अगला जो प्रश्न आपका बनता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपके बहुविकल्पी प्रश्न जो पुस्तक से आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें संधि विच्छेद सब कुछ, कारक प्रकरण, आपके विलोम, क्रिया विशेषण, अविशेष्य, आपके पर्यायवाची शब्द है, संख्या है, आपका समय है। 2-2 प्रश्न प्रत्येक अंग के दे रखे हैं व्याकरण के, तो वो आप अच्छे से फटाफट करेंगे। जैसे इति प्रश्न उक्त्वा, इसमें क्या बना, उक्त्वा। ग्रामांते तस्मिन् पदे कहा संधि विच्छेदः, तो ग्राम प्लस अंते, तो ये आपका बन जाएगा। इस तरह से आपने ये 16 प्रश्न दे रखे हैं। तो बच्चों इस तरह से आप व्याकरण के प्रत्येक अंक को करेंगे तो आपका निश्चय ही पेपर बहुत अच्छा होगा। तो आपको परीक्षा के लिए पुनः शुभकामनाएं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।